स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हराम है। स्टॉक मार्केट जुआ है। शेयर मार्केट में पैसे डालने से नुकसान ही होता है। अक्सर ऐसी बातें हम सुनते हैं हमारे दोस्त और रिश्तेदारों से स्टॉक मार्केट को लेकर, मगर इसमें कितनी सच्चाई है आज पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टॉक्स का क्या मतलब है? स्टॉक्स मतलब किसी बिजनेस का हिस्सा या शेयर, इसीलिए इसको शेयर्स भी कहा जाता है। हमको पता है कि हम लोग बिजनेस, कारोबार, तिजारत कर सकते हैं, ये हलाल है। मतलब किसी बिजनेस में पार्टनर बनना या दूसरे लफ्जों में किसी बिजनेस का शेयर रखना हलाल है। तो सरसरी तौर पर स्टॉक्स को भी खरीदना बेचना जायज है, लेकिन इसमें कुछ बारीकियां हैं। बहुत फर्क है स्टॉक और स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स को खरीद बेच सकते हैं ही, और इसके अलावा आपको कई और चीजें भी मिलती है, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स वगैरह। अब इतनी सारी चीजें हैं, तो इनमें हलाल हराम का फर्क कैसे करें? आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल सा फ्रेमवर्क, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी चीज आपको स्टॉक मार्केट में खरीदना या बेचना है वो हलाल है या हराम। इस फ्रेमवर्क में 5 फिल्टर्स हैं, और अगर आपकी चीज जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं इन फिल्टर्स में से बाहर आ जाती है, तो इंशाल्लाह आप कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि वो चीज हलाल है या हराम। आपको शायद कुछ चीजें शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे और समझ में ना आए, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आखिर में हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फिल्टर है बिजनेस। आप जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कैसे मालूम करेंगे वो स्टॉक जिस कंपनी का है वो बिजनेस हलाल है या नहीं? चंद पहलू है। पहला पहलू है कि बिजनेस किस चीज का है। शराब, जुआ या सुअर के गोश्त का बिजनेस या इनसे रिलेटेड चीजों का बिजनेस है तो हलाल नहीं है, और इनके शेयर्स भी हलाल नहीं है। दूसरा पहलू, कंपनी का बिजनेस सूद से चलता है क्या? तो एक चीज है कि कंपनी सूद का कारोबार ही कर रही है, जैसे बैंक। दूसरा है कि कंपनी का बेसिक बिजनेस हलाल है, जैसे कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन कंपनी का डे टू डे ऑपरेशंस में सूद का लेन देन है, कस्टमर्स को उधारी पे माल देना और सूद लेना, या बैंक में पैसे रखना और सूद का इस्तेमाल करना। तो ऐसे बिजनेस के शेयर्स दुरुस्त नहीं है। शरिया कंप्लायंस शेयर वाले कंपनी की कमाई में 5% या उससे कम सूद की कमाई रह सकती है। अगर 5% से ज्यादा है तो वो शरिया कंप्लायंट नहीं है। तीसरा पहलू है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को कैसे फंड करती है। क्या वो अपने प्रॉफिट्स में से कैश निकाल के इस्तेमाल करती है, या फिर वो कंपनी रोजमर्रा के ऑपरेशंस को चलाने के लिए कर्जे पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर वो कर्जा नहीं लेगी तो शायद बिजनेस की बुनियाद ही नहीं है और वो चलेगी ही नहीं। अगर कर्जे में है तो कितने कर्जे में है? शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स का डेट टू इक्विटी रेशियो 33% या उससे कम होता है। मतलब कंपनी की जो वैल्यू है उसका 1/3 या उससे कम कर्जा है तो चलेगा, वरना वो शरिया कंप्लायंट नहीं होती है। तो इन पहलुओं से आप पता कर सकते हैं कि शेयर शरिया कंप्लायंट है या नहीं, और फिर इन शेयर्स का आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन शेयर खरीद फरोख्त के भी कुछ तरीके हैं। कुछ लोग शेयर्स लेते हैं और फिर 30 साल बाद बेचते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप 1944 में फला शेयर लेते तो आज आप करोड़पति होते। दूसरा तरीका है कि लोग शेयर्स को बहुत जल्द लेते बेचते हैं, कभी कभी तो 5 मिनट में भी, कि शेयर खरीदा और फिर 5 मिनट में बेचकर मुनाफा भी कमा लिया। क्या ये दुरुस्त है? यहाँ आता है हमारा दूसरा फिल्टर, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का क्या मतलब है? प्रेडिक्शन को उर्दू में कयास बोलते हैं, हिंदी में अनुमान, और आम जुबान में गुमान या अंदाजा लगाना। ये वीडियो के टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में प्रेडिक्शन मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं कि शेयर का वैल्यू कितना बढ़ेगा या घटेगा। ये अंदाजा 2 तरीके का हो सकता है। पहला अंदाजा होता है बिजनेस फंडामेंटल्स पे, कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस में बढ़ोतरी है या नहीं, कंपनी जो इंडस्ट्री में है उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक अंदाजा लगाते हैं कि ये कंपनी आगे जाके कितनी तरक्की करेगी और इसलिए इसका शेयर प्राइस कितना बढ़ेगा। क्योंकि बिजनेस ग्रोथ लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए ये अंदाजा भी यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या उससे ज्यादा। इसे हम स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने की वजह यह है कि आप चाह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ आपकी दौलत बढ़े। स्ट्रैटेजी यूजुअली लो से मीडियम रिस्क होती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपके नुकसान कम से कम हो। अंदाजा लगाने का दूसरा तरीका है कि आप मार्केट ट्रेंड्स को समझें। मार्केट ट्रेंड्स जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स, ट्रेंडिंग न्यूज, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स वगैरह वगैरह। क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स का असर शॉर्ट टर्म रहता है, इसलिए आपके अंदाजे का फायदा भी शॉर्ट टर्म तक ही काम में रहता है, टिपिकली 5 मिनट से लेकर 1 हफ्ता। तो ये अंदाजा आप कंपनी की सक्सेस के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कंपनी की सक्सेस तो लॉन्ग टर्म होती है। ये अंदाजा आप कंपनी के शेयर प्राइस की कमतरी या बढ़ोतरी पर लगा रहे हैं। इसे हम आसानी के लिए स्पेक्यूलेशन कहेंगे। स्पेक्यूलेशन करने की वजह यह है कि आपको उम्मीद है कि कम टाइम में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन स्पेक्यूलेशन यूजुअली हाई रिस्क होता है, क्योंकि आपके पास डिसीजंस लेने या चेंजेस करने के लिए बहुत ही कम टाइम है।
तो प्रेडिक्शन में दो चीजें हैं, स्ट्रैटेजी और स्पेकुलेशन। अगर आपका अंदाजा ऐसी चीजों की वजह से है जो इंतहाई गैर यकीनी है, जिसे हम एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी कहेंगे, तो फिर वो अंदाजे की वजह से खरीद फरोख्त करना हराम हो सकता है। जैसे अगले बॉल पे धोनी छक्का मारेगा या नहीं। धोनी का छक्का मारना किस्मत की बात है और उसके बारे में सोचना स्पेकुलेशन है। ये ऐसा अंदाजा है जहां कैलकुलेशन से ज्यादा लक या किस्मत का इस्तेमाल है। सोच की बात, एक तरकारी बेचने वाला सुबह टमाटर खरीद रहा है ताकि दिन में शहर में जाकर ये टमाटर बेचे और उम्मीद कर रहा है कि उसको मुनाफा होगा। आप उसको स्ट्रेटेजी कहेंगे या स्पेकुलेशन? कमेंट्स में मुझे बताइए। तीसरा फिल्टर है कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आप बायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डील या अक्द, कि कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, क्या चीज बेची जा रही है, कितने में बेची जा रही है, ऐसे बेसिक चीजें आप फाइनल करते हैं। हमको कुरान और सुन्नत से पता है हराम कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ टाइप्स। आइए इनमें से कुछ समझते हैं। पहला है सूद बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सूद लेना या देना इन्वॉल्व है वो हराम है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब आप कुछ अमाउंट देके बॉन्ड खरीदते हैं और आपको उस पर एक फिक्स्ड % रिटर्न मिलता है। कुछ लोग उसे इंटरेस्ट कहेंगे, कोई उसे यील्ड कहता है, कोई उसे प्राइम रेट कहता है और कोई उसे कुछ और कहेगा, लेकिन फिक्स्ड % रिटर्न का नाम चाहे कुछ भी हो, वो होता हराम ही है। दूसरा है गरार। गरार मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी बुनियाद लक या किस्मत है, या फिर उसमें काफी स्पेकुलेशन है। धोनी वाला एग्जांपल लेते हैं। धोनी छक्का मारेगा या नहीं ये स्पेकुलेशन था। अगर धोनी ने छक्का मारा तो मैं किसी से 10,000 रुपए लूंगा या दूंगा, ये गरार है और गरार हराम होता है। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पिछले दो चीजों की खुसूसियात है या बनाया इसलिए गया है कि देखने में वो कुछ और लगे मगर असल में वो है सूद या गरार ही, वो भी हराम होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। शख्स ए ने शख्स बी को 10 किलो गेहूं बेचा 100 दिरहम में। तय हुआ कि शख्स बी ये 100 दिरहम एक महीने बाद शख्स ए को देगा। ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। फिर कुछ देर में शख्स ए ने ये 10 किलो गेहूं शख्स बी से खरीदा 50 दिरहम में। शख्स ए ने ये 50 दिरहम फौरन दे दिए। ये दूसरा ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। आप कहेंगे सही तो है, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, इसमें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि ये दो ट्रांजैक्शंस का नतीजा क्या है। शख्स बी को 50 दिरहम मिले और अब उसको एक महीने बाद 100 दिरहम लौटाने हैं। ये डील इसलिए हुई क्योंकि शख्स बी को 50 दिरहम चाहिए थे और सूद हराम है, इसलिए शख्स ए ने ये स्कीम चलाई ताकि सतही तौर पर ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन लगे, लेकिन असल में तो ये सूद वाला कर्ज है। इसे ईना ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे काफी लोग क्या करते थे ताकि सूद को बाईपास करें, और इस ट्रांजैक्शंस को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया है, क्योंकि यहाँ कोशिश ये है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को चकमा दे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाह ताला फरमाता है ये लोग अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं। चौथा फिल्टर है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या? आप किसी चीज के ओनर है, मतलब आप उस चीज को अपने पास रख सकते हैं, आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस चीज को बेच सकते हैं या फ्री में किसी को दे सकते हैं, आप उस चीज से फायदा उठा सकते हैं। ये चार चीजें करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना अभी ना बाद में कभी। अगर इसमें से किसी भी चीज पर आपको पाबंदी है तो शरई नजरिए से आप उस चीज के ओनर नहीं होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस्लाम में आप कोई भी चीज बेचना चाहते हैं तो आपको उसका ओनर रहना और वो चीज आपके कब्जे में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज के ओनर नहीं हैं तो आप उसको बेच नहीं सकते। और आखिरी पहलू है नीयत। जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आपकी नीयत क्या है? कंपनी के पार्टनर बनना या शेयर प्राइस के जल्दी ऊपर या नीचे जाने से बेचकर मुनाफा कमा लेना? क्योंकि तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत साफ है और बाकी चीजें सही हैं तो फिर इंशाल्लाह आपका खरीद फरोख्त जायज है। तो अपनी नीयत पे खास ध्यान दें। तो ये थे वो 5 फिल्टर्स जिसमें अगर आपने आपकी चीज को पास किया तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि आप वो चीज को खरीद बेच सकते हैं या नहीं। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। म्यूचुअल फंड क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहां आप सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के बदले कुछ कंपनियों में इकट्ठा इन्वेस्ट करते हैं। SIP मतलब क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप रेगुलरली मसलन हर महीने एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड SIP मतलब आप हर महीने कुछ अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए हमारे फ्रेमवर्क में इस एसेट को पास करके देखते हैं। क्या ये बिजनेस हलाल है?
स्टॉक्स खरीदना हलाल है अगर कंपनी शरिया कंप्लायंट हो। तो बेसिकली ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे जो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स ही खरीदती हो। इंडिया में ऐसे 2 म्यूचुअल फंड है, टाटा एथिकल और टॉरस एथिकल। आपका प्रेडिक्शन कौन से टाइप का है, स्ट्रैटेजी या स्पेकुलेशन? म्यूचुअल फंड्स में लोग टिपिकली इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद उससे पैसा निकाले और मुनाफा कमाए, तो ये स्ट्रैटेजी में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल फंड में आपको जो रिटर्न मिलता है वो 2 तरीके का होता है। पहला है प्राइस और दूसरा है डिविडेंड। एक तो म्यूचुअल फंड के प्राइस में बढ़ोतरी या कमतरी होती है, और दूसरा जो भी कंपनी के शेयर्स उस म्यूचुअल फंड में हैं वो आपको उन शेयर्स के लिए कुछ डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट शेयर, दोनों भी हलाल है। ओनरशिप, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसकी ओनरशिप 1 दिन बाद मिल जाती है और फिर आप ही उसके ओनर होते हैं। उसमें यह नहीं होता कि आपको 2 साल के बाद बेचना है या आप 2 साल के बाद ही उसे बेच सकते हैं, और क्योंकि ये आपकी ओनरशिप में है आप बाद में इसको कभी भी बेच सकते हैं। और आखिरी है नीयत, क्योंकि बात है इन्वेस्टमेंट की तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी नीयत भी सही है। तो म्यूचुअल फंड्स हमारे फिल्टर्स को क्लियर कर देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें वो खुद शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स ही खरीदती हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग का। इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग मतलब किसी स्टॉक को एक ही दिन में खरीदना और बेच भी देना। पहला फिल्टर है बिजनेस। मान लीजिए कि हम कोई शरिया कंप्लायंट स्टॉक की ही इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस तो हलाल है। दूसरा फिल्टर है प्रेडिक्शन, क्योंकि ये स्टॉक हम एक ही दिन में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, मतलब हम बिजनेस फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम शेयर प्राइस के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो स्पेकुलेशन है। आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइस कोई वजह से बढ़ेगा। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सूद इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये गरार हो सकता है, जहां आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइस कोई वजह से बढ़ेगा और ये स्पेकुलेशन की वजह से आप उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। हो सकता है ये स्पेकुलेशन कोई गैर यकीनी चीज की वजह से हो, या हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग है और आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको पता है कि स्टॉक प्राइस कब ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। तो अभी इस पे जायज नाजायज डिसाइड नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज है ओनरशिप। इंडिया में स्टॉक मार्केट का सेटलमेंट T+1 दिन में होता है, मतलब अगर आपने आज स्टॉक खरीदा तो आपको उसकी ओनरशिप कल मिलेगी। जैसे हमने समझा कि अगर आप किसी चीज के ओनर नहीं हैं तो आप वो चीज बेच नहीं सकते हैं, और क्योंकि इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में आपको सेम दिन ओनरशिप मिलती ही नहीं है तो आप वो स्टॉक सेम दिन बेच ही नहीं सकते हैं। और नीयत इस केस में कंपनी का पार्टनर बनने में नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द स्टॉक प्राइस पे खेल के मुनाफा कमाने की है। तो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग कम से कम 1 फिल्टर और यूजुअली 2 से 3 फिल्टर फेल कर जाता है, इसलिए हम इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये थी मेरी कोशिश आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझाने की। याद रखिए, मैंने आज जो भी बात की वो इसलिए नहीं थी कि आपने क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, वो इसलिए थी कि आप जो खरीदना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देख के आप खुद डिसाइड करें कि आप वो चीज खरीद सकते हैं भी या नहीं। वीडियो में जो भी बात हुई उसके रेफरेंसेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी कोशिश थी कि चंद मिनटों में और आसान लफ्जों में मैं आपको ये समझा सकूं। कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। वल्लाहु आलम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सूद से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है या किसी टॉपिक पे तफसीर पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। अगर वीडियो से आपको कुछ भी हासिल हुआ हो तो अपने रिश्तेदार में, दोस्त और अहबाब में शेयर कीजिए और मुझे आपकी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।